नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज की चर्चा जब दिल्ली में वायसराय आता है और उसका स्वागत किया क्रांतिकारियों ने बम विस्फोट करके। बस इस मामले में इतनी सी कसर रह गई कि वो बम फेंका तो गया था वायसराय पर ही, लेकिन वो बच गया। लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, और इसलिए भी बड़ी बात थी कि एक तो कि उसका प्रवेश हो रहा था, अभी आया ही था वो जस्ट बंद करके वायसराय, और दूसरी बात कि उस समय ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि अब भारत में भारतीयों ने मान लिया है कि ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का ही राज रहेगा और ब्रिटिश सरकार के अधीन ही भारत और भारतीय बेहतर ढंग से रह सकेंगे। ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही थी ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हम उन तमाम हृदयवान महानुभावों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने आर्थिक मदद करके हमारे इस अभियान को, इन शोध कार्यों को आगे बढ़ाने में, जारी रखने में मदद की है। साथ ही आप तमाम साथियों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। आपके स्क्रीन पर एक बैंक खाते का विवरण नज़र आ रहा होगा, उसके माध्यम से आप अपनी मदद की राशि भेज सकते हैं। इस बैंक खाते का विवरण डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। और अब हम लोग आते हैं कहानी पर। कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कि इंग्लैंड का जो बादशाह था एडवर्ड सप्तम यानी एडवर्ड सेवेंथ, उसकी मौत के बाद वहाँ का राजा बना जॉर्ज पंचम। और जिस समय ये बन रहा था, ब्रिटिश साम्राज्य अभी तेजी से फैलता ही जा रहा था और अभी अपने पीक पर भी नहीं पहुंचा था। ये बात है 1910-11 की। तो वो उसे ये बताया गया कि हिंदुस्तान में शांति की स्थापना के लिए अगर हुजूर खुद ही एक बार चलते हैं हिंदुस्तान में, लोगों से मिलते हैं, दरबार लगाते हैं और अपनी ताकत, अपना ऐश्वर्य का इजहार करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उससे हिंदुस्तान में सारी व्यवस्था शांत हो जाएगी। याद रखिए, इस समय बंगाल में ज़बरदस्त तरीके से उथल पुथल चल रहा था। वहाँ क्रांतिकारी संगठन लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। एक से एक घटना हो चुकी थी। खुदीराम बोस की घटना, अलीपुर केस हो चुका था, और ये अब पता लगने लगा था कि अलग अलग जगहों पर बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं, गुप्त संगठन बन रहे हैं। तो उस स्थिति में सुझाव दिया जॉर्ज पंचम को, जॉर्ज फिफ्थ को लोगों ने। देखिए, कोई भी राजा बनता है तो उसके अगल बगल तो पूरा ढेर सारे चापलूस भरे रहते हैं ना। आप अपने यहाँ भी अभी देख सकते हैं कि जितना भी बड़ा बड़ा जो पद पर है वो घिरा रहता है चापलूसों से, और उसको एक से एक सुझाव लोग देते हैं कि ऐसे कीजिएगा ना तो एकदम आपकी जय जयकार हो जाएगी। उसी तरह से जॉर्ज फिफ्थ को भी कहा गया था कि यहाँ आप आइए और दरबार लगाइए। एक और चीज़ याद रखिए कि उसमें बंग भंग का ये चल रहा था, और बंग भंग में बिहार और बंगाल को अलग करने के अलावा और भी इसके बंगाल के टुकड़े करने की योजना बनी हुई थी। तो इससे भी लोगों में ज़बरदस्त वहाँ पर आक्रोश था, गुस्सा था। तो ऐसी ही स्थिति में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जॉर्ज पंचम ने अपना दिल्ली दरबार लगाया। ये बहुत ही मशहूर है दिल्ली दरबार, जॉर्ज फिफ्थ का दिल्ली दरबार 12 दिसंबर 1911 को, और दिल्ली में आया और विशाल दरबार लगा। इसी जब ये आया हुआ था उसी दौरान 15 दिसंबर को उसने नई दिल्ली का शिलान्यास किया कि अब राजधानी जो है वो दिल्ली में ले आएंगे। देखिए, इसके वजह ये वो बताता है कि दिल्ली का पुराना ऐश्वर्य रहा है, ऐतिहासिक स्थल रहा है, इसलिए अंग्रेजों का कहना था कि हम दिल्ली को फिर से उसका रुतबा हासिल कराने के लिए हम दिल्ली को राजधानी बनाना चाहते हैं। जबकि इसके साथ परिस्थिति ये थी कि बंगाल में बहुत अधिक आक्रोश भड़क रहा था। आए दिन अधिकारियों की हत्या हो रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, बम विस्फोट की घटना हो रही थी। तो और संगठन क्रांतिकारियों का बढ़ता जा रहा था। गुप्त संगठन हमेशा बार बार बन रहे थे, नए बन रहे थे, विस्तार हो रहा था पुरानों का। तो एक तो ये बड़ा खतरा था, उसको राजधानी ऐसी चाहिए थी जहां शांति हो। दूसरी बात ये कि उस समय 1911 की बात है, प्रथम विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा था। ऐसा माने ये बनने लगा था माहौल दुनिया में कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है, बड़ी लड़ाई हो सकती है। तो उस स्थिति में समुद्र तट के निकट राजधानी होना अंग्रेजों को सुविधाजनक नहीं लग रहा था, और वो चाहते थे अंग्रेज कि वो राजधानी जो है वो बीच में हो, देश के बीच में आ जाए, ताकि कम से कम समुद्र तट पर नहीं रहे जहां आसानी से कोई हमला कर करके और
उसको अपने कब्जे में ले ले शत्रु देश। तो इसलिए भी, लेकिन लोगों को बताया ये जा रहा था कि नहीं, हम दिल्ली को उसका पुराना रुतबा हासिल कराने के लिए दिल्ली राजधानी लाना चाहते हैं। और 15 दिसंबर 1911 को, माने दिल्ली दरबार लगाने के 2-3 दिन बाद 12 दिसंबर को दिल्ली दरबार लगा और 15 दिसंबर को शिलान्यास किया गया नई दिल्ली का, जो राजधानी बनने वाली थी, सब बिल्डिंग वगैरह बने। हालांकि 13 फरवरी 1931 को दिल्ली विधिवत राजधानी बनी। उस समय तक निर्माण होता रहा वायसराय भवन का, आज जो संसद आप देख रहे हैं उसका, ये सब कुछ बनता रहा। बहरहाल ये सब कुछ हो गया तो 23 दिसंबर 1912 का लॉर्ड हार्डिंग, और वो आया दिल्ली में। दिल्ली में उसने पूरे शान और शौकत के साथ अपनी यात्रा निकाली। हजारों लाखों हाथी घोड़े पीछे चल रहे हैं, सशस्त्र सैनिक चल रहे हैं, और वो दिख रहा है कि क्या ताकत है अंग्रेजों के पास। वो साम्राज्य जिसके बारे में कहा जाता था कि कभी उसका सूरज नहीं डूबता, वो साम्राज्य अपने पूरे शबाब के साथ अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करता हुआ वो आगे बढ़ रहा है, लॉर्ड हार्डिंग। और इतने सारे लोगों के बीच जब सिर्फ उसके बारे में अच्छा ही सोचा जा सकता है, इतने जबरदस्त सुरक्षा और लोगों से घिरे हुए तमाम बड़े अधिकारी। अब सोचिए कि वायसराय चल रहा है तो चेहरा दिखाने के लिए तो जितना छोटे बड़े अधिकारी हैं कम से कम सामने तो आएंगे ही, तो वो तमाम लोग चल रहे हैं। और कई मील लंबा पीछे जुलूस है, मतलब रैली एक तरह से कह लीजिए कि आगे आगे वायसराय चल रहा है और पीछे से कई मीलों तक लोग चल रहे हैं, जिसमें सैनिक भी हैं, अधिकारी भी हैं, चापलूस भी हैं, और दूसरे जो ठेकेदार वगैरह तो ये सब तो होंगे ही, आम जनता भी है। और इस यात्रा में 23 दिसंबर 1912 की ये बात है। दिल्ली का सबसे मुख्य और बीच का इलाका चांदनी चौक, और चांदनी चौक में अचानक एक बम आकर गिरता है लॉर्ड हार्डिंग के हाथी पर। वो हाथी से जा रहा था, हाथी में जो हौदा ऊपर बना रहता है हाथी पर बैठने के लिए, उसमें बैठा हुआ था और बम विस्फोट होता है। किसी तरह ऐसा हुआ कि सही निशाना नहीं लगा और उस बम विस्फोट में उसका एक बॉडीगार्ड मारा गया, लेकिन वो जख्मी होकर के बच गया। बॉडीगार्ड बुरी तरीके से जख्मी हुआ, वो मर गया, लेकिन वायसराय बच गया। ये एक बहुत बड़ी घटना थी। एक तो कि वो बंगाल से दिल्ली आया कि दिल्ली में सब कुछ शांत है, दूसरी बात कि इतनी अधिक ताकत का प्रदर्शन करने के बावजूद उस पर बम विस्फोट हो गया। ये स्वागत था वायसराय का क्रांतिकारियों की ओर से, बम विस्फोट करके स्वागत कि तुम चाहे जहां भी हो तुम सुरक्षित नहीं हो और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बंगाल में रहोगे तो बंगाल में भी, दिल्ली आए हो तो दिल्ली में भी तुम्हें जवाब मिलेगा, करारा जवाब। तुम्हारा सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं और चाहे जितनी अधिक ताकत का प्रदर्शन कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस घटना के बाद पर्चे भी वितरित किए गए थे और उन पर्चों पर लिखा हुआ था, गीता, वेद, पुराण सभी बार बार यही कहते हैं कि मातृभूमि के दुश्मनों को, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों, मारना चाहिए। दिल्ली में दिसंबर में जो घटना हुई थी उससे सूचित होता है कि भारतवर्ष के बुरे दिन अब खत्म होने को हैं। ये पर्चे बाद में वितरित किए गए, लेकिन बम विस्फोट होने के बाद अफरा तफरी मच गई जबरदस्त तरीके से। एक तो कि जो वो प्रदर्शन करना चाहता था उस रंग में भंग पड़ गया। लोगों के बीच ये मैसेज गया कि जितना ये दिखता है कि इतनी ताकतवर, उस ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है और देश के लोग चुनौती दे रहे हैं। और फिर इस मामले में ज़बरदस्त तरीके से धरपकड़ शुरू हुई। कई लोग पकड़े गए, उन्हें फांसी दी गई। जो धरपकड़ का अंदाज था, गिरफ्तारियां जिस तरीके से हुई, वो भी बहुत ही रोचक है। वो किस्सा अगले वीडियो में, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन इस कहानी को अभी हम लोग इस सिलसिले को जारी रखते हैं। दिल्ली बम विस्फोट जो हुआ, यह दिल्ली षड्यंत्र के नाम से मुकदमा चला था और इसके बारे में अभी हम लोग जितनी भी कहानियां हैं, कम से कम जितने शहीद हुए थे इस मामले में, जिन लोगों को फांसी हुई थी, सजा हुई थी, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही आप सबसे आग्रह है कि जितने अधिक लोगों तक आप क्रांतिकारियों के इन संघर्षों, बलिदानों की कहानियाँ, स्वाधीनता संग्राम की कहानियाँ पहुँचा सकते हैं, पहुँचाइए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए।
कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी बात लिख सकते हैं। लाइक कीजिएगा तो हमारा हौसला बढ़ता है, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आखिर कहाँ पर गलती हो रही है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।